देखिए, जो समझौता हुआ है, इसे आप मुकम्मल समझौता नहीं कह सकते। जो वर्ड यूज़ किया गया है, उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, यानी दोनों तरफ से इरादों का इज़हार हुआ है और एक डील के लिए फ्रेमवर्क बन गया है कि इसके अंदर-अंदर डील होगी। एक बहुत शानदार प्रोफ़ेसर हैं, मुक्तेदार खान साहब, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि ये तो सिर्फ़ मंगनी हुई है, अभी निकाह तो दूर है और बच्चा तो बहुत दूर की बात है। अगले 60 दिन बातचीत जारी रहेगी और तब जाकर कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। लेकिन अगले 60 दिन हर करवट जिसको नींद नहीं आ रही है, वो इज़राइल है और वो अपने पैमाने पर हर कोशिश करेगा कि डील ना हो। लेकिन अगर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत डील हो जाती है, तो ईरान से बढ़कर दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आइए दिखाता हूँ कैसे। अगर समझौते की 12 शर्तों का बड़ी बारीकी से, माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटिनी कहते हैं, बड़ी बारीकी से जायजा लिया जाए तो तस्वीर लगभग साफ हो जाती है। इनमें से 14 में से 10 से 12 शर्तें सीधा ईरान के हक में है और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका के हक में सिर्फ एक या दो बातें हैं, और वो भी अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इतनी कमजोर है कि उसे किसी तरह का हासिल कहना ये बहुत मुश्किल वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर मसले को हल कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अभी बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। अभी बातचीत भी शुरू नहीं है और हम अभी आगे जेसीपीओए के साथ जो न्यूक्लियर डील ओबामा ने की थी उससे इसको कंपेयर करके देखेंगे। इसमें तो अमेरिका ने सब कुछ दे दिया, वहां तो ओबामा ने कुछ नहीं दिया था। बहरहाल पूरे समझौते में कहीं पर भी इजराइल का जिक्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है इस डील को देखकर कि मानो इजराइल तो खेल में ही नहीं है। ऊपर से हिजबुल्ला, हौथी, इनका सीधा नाम नहीं लिया गया। इन्हें एलाइज का वर्ड इस्तेमाल करके लिखा गया, जिसका मतलब होता है, एलाइज का मतलब कि आपके सहयोगी। लेकिन इससे पहले वर्ड्स का बड़ा खेल होता है दुनिया में। ये पहली बार है जब हिजबुल्ला, हूथी, हमास को ना लिखकर एलाइज लिखा हुआ है। इससे पहले तक एक वर्ड आता था प्रॉक्सीज, ये आपके प्रॉक्सीज हैं। अब मेन डील लिखते वक्त ये एलाइज का मतलब ये निकलेगा कि गल्फ के जो पड़ोसी हैं, मुल्क है वो, या वाकई प्रॉक्सी निकलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी जीत ये है, ना उसने लेबनान को छोड़ा, गजा के साथ वो खड़ा रहा, हूथीस के साथ वो खड़ा रहा। न लिखित, न जबानी, न किसी तौर पर उसने अपने सहयोगियों को अपनी गर्दन बचाने के लिए नहीं बेचा। इससे इजराइल के लिए खतरे की घंटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस सिक्योरिटी गारंटी की उम्मीद वो लगाए बैठा था, कम से कम कागज पर तो वो कहीं नजर नहीं आती। अब दुनिया में एक थ्योरी है कि ओबामा जो थे ना, वो ट्रंप से एक गुना ट्रंप प्लस वन थे। उन्होंने इतनी बर्बादी की जितना ट्रंप चाहे भी तो नहीं कर सकते, ऐसा जानकार कहते हैं। तो ओबामा ने जेसीपीओए नाम से जो ईरान के साथ डील को साइन किया था, ट्रंप ने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कहा था ये टोटल सरेंडर है साहब। और उस डील में ये लिखा हुआ था कि ईरान अपना 98% एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका को हैंडओवर कर देगा और बड़ी सख्त निगरानी में अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को उनके अंदर लाएगा। बदले में ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटेंगे। लेकिन आज ट्रंप ने, जिन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी ओबामा के डील की, आज उन्होंने जो डील साइन की है साहब, उसमें तो ईरान को वो सब कुछ मिल रहा है जो पहले मिला था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस हट रहे हैं। और बदले में अमेरिका को क्या मिल रहा है? एक अधूरा वादा। ट्रंप ने ओबामा के डील को टोटल सरेंडर कह के धज्जियां उड़ाई थी। आज उनकी डील को वहां के जो न्यूज़पेपर है वो सबसे बड़ा सरेंडर लिख रहे हैं। आइए बताता हूं कैसे। क्योंकि इस डील में ना ईरान के लिए एक पैकेज को तैयार किया गया है और ये पैकेज किसी भी स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सबसे पहले ईरान पर से सैंक्शंस हटेंगे,
फिर उसके जो फ्रोजन एसेट्स यानी जब्त की हुई संपत्ति है वो उसको वापस मिलेगी। फिर ईरान में जो बर्बादी हुई है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन का इंतजाम किया जाएगा। और इसमें जो सबसे चुभती हुई दर्द वाली बात है वो क्या है पता है? ना सिर्फ अमेरिका के टैक्स गिवर्स इस पैसे का भार उठाएंगे, मतलब ईरान के रिकंस्ट्रक्शन का भार उठाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा इसमें यूएई, दुबई देगा। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब और कतर देंगे। यानी जिन देशों के अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया था, अब वही देश एक तो अपने यहाँ की रिफाइनरी बनवाएंगे, अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान के ड्रोन्स ने उड़ाया था उसको बनवाएंगे, प्लस ईरान के रिकंस्ट्रक्शन का भी खर्चा उठाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब जो फौरी राहत है और उसके बाद तेल बेचने की आजादी है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि डील के फौरन बाद ईरान को 24 से $25 बिलियन जो उसके फ्रोजन एसेट्स हैं उसको रिलीज किया जाएगा। उसके नीचे की लाइन हिलाकर रख देती है, वो कहती है कि अब ईरान खुलकर अपना तेल बेच सकेगा बिना किसी छूट के जिसे चाहे उसे। इससे पहले ईरान के ऑयल पर सैंक्शंस थे। दुनिया या तो छुप छुपा के खरीद लेती थी या सारा तेल चाइना को बेचना पड़ता था एट द कंसेशनल रेट, बहुत डिस्काउंट रेट पे, क्योंकि खरीदारी एक था तो वो जो चाहे वो आपके तेल की कीमत लगाता। लेकिन ईरान जो अपना तेल अब तक चीन जैसे खरीदारों को भारी छूट पर बेचता था क्योंकि कोई और खरीदने को तैयार नहीं था, ये सैंक्शंस हटते ही मुझे लगता है कि बहुत जैसे ही ये सैंक्शंस हटेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान जमकर ऑयल बेचेगा, प्लस ऑयल की कीमत अब ईरान तय करेगा। और ऐसा कह सकते हैं हम कि ये उसकी इकोनॉमी के लिए एक नई सुबह है। क्यों? क्योंकि एक एस्टिमेट है कि सिर्फ तेल बेचकर ईरान लगभग सैंक्शन से फ्री होने के बाद हर साल $100 बिलियन तक कमा सके। और ये रकम उसके पूरे सरकारी बजट को, उसके जो उसका जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट रहा है सैंक्शन की वजह से, गवर्नमेंट ने जो ईरानियों का ख्याल रखा है, भाई पढ़े लिखे लोग, रिसर्चर्स, अब जब पैसा बहेगा तो उम्मीद करता हूं कि पैसा अपने साथ जो पैकेज में बेईमानी वगैरह लाता है वो ना लाए। तो आप सोचिए ईरान क्या बनेगा। मतलब जो सदियों से घुटन में जी रहा था, उसके बाद उसने इस दिन की तैयारी इतनी अच्छी की थी, वो अचानक सैंक्शंस हटने के बाद गल्फ के अमीर देशों के बराबर या उनसे ऊपर चला जाए। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यहां से ईरान का भी एक टेस्ट है, क्योंकि पैसा ना अपने साथ एक पूरा पैकेज लाता है करप्शन का। अगर वो वैसा ही रह गया जैसा पहले था तो फिर ईरान, एक एस्टिमेट है ऐसा बड़ा सुनने लायक है कि ईरान बिना सैंक्शंस के हर साल अगर खुले बाजार में अपने तेल को बेच सकता है तो उसकी हैसियत किसी भी यूरोपियन कंट्री के बराबर हो जाएगी। और कम से कम आने वाले ज़माने में मिडिल ईस्ट में दुबई जैसे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता था, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब तेहरान देखने वाला है। मतलब आप भी तैयार रहिए, ऐसी एक मेरी राय है, मैं स्टार्टअप नेशन में पढ़ाता हूँ कि अगर हो सके तो जाके तेहरान में किसी घर वर में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत सुनने लायक है कि ईरान के पास इस वक्त 550 पाउंड्स के आसपास एनरिच्ड यूरेनियम है। और ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है 550 पाउंड्स हैं, कहीं एक एस्टिमेट और है कि भाई किलोग्राम्स हैं, ये 550 किलोग्राम्स है, ये परमाणु न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए काफ़ी है। और ये उसकी असली ताकत है। ईरान इसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसने दुनिया देखी है, हर वो कंट्री जिसके पास यूरेनियम, हर वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, उस पर कोई हमला नहीं करता, चाहे अमेरिका नॉर्थ कोरिया से या जापान नॉर्थ कोरिया से कितनी भी नफरत करता हो, उस पर हमला नहीं करता। ईरान इसे अपने सीने के पास जैसे कार्ड्स रखते हैं ना, बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेगा। जब तक समझौते की, एग्रीमेंट की सारी शर्तें पूरी नहीं होती, वो ये यूरेनियम किसी हालत में अमेरिका और इजराइल को हैंडओवर नहीं करेगा। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट, चालाक रणनीति है। बाकी लोगों पर हमला इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास हथियार है। हमने हथियार तो नहीं बनाया, लेकिन हथियार बनाने की हर ताकत हमारे पास है। इसलिए खबरदार, हमारी तरफ
आंख मत करिए, और जमानत है ये 550 पाउंड या किलोग्राम हमारे लिए जमानत है। जब तक आप एग्रीमेंट की हर शर्त को पूरा नहीं करते, हम नहीं देंगे। यहां पर इस वजह से जो अगला पॉइंट है वो बहुत सुनने के लायक है। इजराइल को एक अजीब मुश्किल में ईरान ने डाल दिया। अगर वो लेबनान पे, गजा पे या वेस्ट बैंक पर कोई बड़ा हमला करे, जो कि वो करेगा, और आईआरजीसी को जवाब देने पर मजबूर करे, तो सीज फायर टूट जाए। और इस बार इल्जाम ईरान पर नहीं, इजराइल पर आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इस बात की खुशी है, मार्केट उछल रहे हैं, चीजों की कीमतें जो हैं इन्फ्लेशन से पहली बार नीचे जा रही है। पूरी दुनिया आंख लगाए देख रही है कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए। अमेरिका में इतना इन्फ्लेशन है कि उनका डॉलर जो है वो तेजी से नीचे घसर रहा है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये एग्रीमेंट साइन कर, इतना इन्फ्लेशन है इस वक्त वहां पर। इंडिया में तो हमने देखा कि बड़ी सिटीज से छोटे मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो अगर इजराइल प्रोवोक करता है और ईरान उसका जवाब देता है, आईआरजीसी उसका जवाब देता है, तो फिर सारी दुनिया इजराइल को दोषी ठहराएगी। और अगर ईरान जवाब दे तो हो सकता है कि अमेरिका को उसका साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसमें बहुत मेहनत की है। इट विल बी लाइक अ पर्सनल ब्लो फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को महसूस होगा जैसे उन्होंने जिस चीज को कहा उस चीज को तुमने कैसे मना कर दिया। उस समझौते को रद्द करने की हैसियत इजराइल तुम में कैसे आ गई। इस वजह से यूं कह सकते हैं हम कि अब यहां से इजराइल की हर चाल उल्टी पड़ रही है। लेकिन यहां पर फिर एक अगला पॉइंट आता है जो बहुत सुनने लायक है। ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत बाहर नहीं है, उनका अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरे के पूरे इजराइल परस्त लोगों से भरा हुआ है। वो अपने ही फैसले पर शायद अमल ना करवा पाए। प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दे और उसके अपने लोग ही उसे दबा दे। ये अमेरिकी सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन इजरायली कमेटी है, जो वहां लॉबिंग करती है, पैसा देती है, दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर्स जो डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट करते हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी औलादों को और प्रेसिडेंट को ही खरीदा हुआ है? नहीं, उन्होंने व्हाइट हाउस वाशिंगटन का सारा स्टाफ, सारे कांग्रेस के मेंबर, सारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लेके हाउस ऑफ पीपल के लोगों को, सबको उन्होंने खरीद के रखा हुआ है। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट कुछ बोले और आज्ञा का पालन ना हो। एक जोक है बिल क्लिंटन का, प्रोफेसर सुनाते हैं बड़ा जबरदस्त, मुक्तिदार खान साहब, कि व्हाइट हाउस में एक पुरानी परंपरा है कि राष्ट्रपति जब पहली बार कुछ कहे तो इग्नोर कर दो, दूसरी बार कहे तो फाइल निकाल कर टेबल पर रख दो, तीसरी बार बोले तब उसे खोलकर उस पर काम शुरू करो। तो क्लिंटन ने कहा मैंने एक तरकीब निकाली है, मैं एक साथ हर बात 3 बार कहता हूं। ये बात हंसी की लग सकती है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिलाकर देखने पर आपको समझ में आएगा कि अमेरिका के हर टेबल तक इजराइल ने खरीदे हुए हैं। और ये व्यवस्था है, ये अरेंजमेंट है जो प्रेसिडेंट के खिलाफ काम करे, तो कोई भी डील जिससे प्रेसिडेंट कितना भी हाँ कहें, शायद उसे अमल में लाना मुश्किल हो। ये बात ओबामा ने भी बहुत महसूस की थी JCPOA के वक्त, जब ईरान ने, मतलब अगला पॉइंट देखिए कि किस कदर इजराइल ने अमेरिका की डेमोक्रेसी पे कब्जा किया हुआ है कि पिछले हफ्ते ईरान ने 30 से 40 मिसाइल अमेरिका पर दागी। उसको रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर चाहिए थे, इजराइल ने एक भी अपना इंटरसेप्टर खर्चा नहीं किया। अमेरिका ने अपने स्टॉक पाइल से इंटरसेप्टर्स को दाग कर इजराइल को बचाया। अब जरा सोचिए कि डिफेंस सेक्रेटरी ये कह सकते थे कि भाई इजराइल को हैंडल करने दो, एक दो जरा उनके ठिकानों पर एक हाथ मिसाइल लगने दो, उनकी अकल ठीक हो जाएगी। लेकिन यह मुमकिन तब हो सकता था जब डिफेंस सेक्रेटरी, जिसके उन्होंने अपना नाम बदलकर सेक्रेटरी ऑफ वार रख लिया है, उन्हें इजराइल ने ना खरीदा हो। उन्होंने इतना खरीदा हुआ है कि जब ईरान इजराइल पे हमला करे तो अमेरिका अपने वैसे ही डिप्लीटेड, खत्म हुए स्टॉक पाइल इंटरसेप्टर मिसाइल है जो ऊपर जाकर किसी हमले को रोकते हैं, अमेरिका के वैसे ही खत्म हो चुके, वो साउथ कोरिया से उठाकर यहां लेकर आया था। वो मिसाइल्स उन्होंने दाग कर इजराइल को बचाया और इजराइल अपने फ्यूचर के लिए कंजर्व कर रहा है। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, JD वांस, इन सब के दिल में कहीं ना कहीं अरमान है कि 2028 में
राष्ट्रपति की दौड़ में हम पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, और वहां का चुनाव इतना महंगा है कि डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जो उन्होंने कभी दी थी, अब वो फॉर द 1%, ऑफ द 1%, बाय द 1%। तो इन सब को इजरायली लॉबी से करोड़ों डॉलर चाहिए। आपको जो शख्स आज ट्रंप का वफादार दिखता है, उसके दिल में ख्वाब है कि अगला प्रेसिडेंट मैं बन सकता हूं, तो अपनी सियासी जरूरत के लिए वो इस डील को पलटने की पूरी कोशिश करे। अमेरिकी सियासत, अमेरिकन पॉलिटिक्स में वफादारी कितनी देर टिक सकती है? जितनी देर तक पैसे आते रहें। तो यहाँ ईरान के लिए एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इजरायली लॉबी का काम करने का तरीका बड़ा सीधा है। जो अगला पॉइंट है कि या तो आप हमसे पैसे ले लो और हमारे हामी बन जाओ, हमारे एडवोकेट बन जाओ, या फिर ये पैसे हम आपके दुश्मन को दे देंगे और फिर वो चुनाव जीत जाएगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं। या तो आप हमसे पैसे ले लीजिए, या आपका जो अपोनेंट है हम उसको ये पैसे दे देंगे। और यही वजह है कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस, चाहे वो दिल से इजराइल के हामी हो या ना हो, जबान से वो कभी उनके खिलाफ नहीं जाते। इस सिस्टम को इतनी मजबूती से इजराइल ने जकड़ा हुआ है। जब मैं ये समझाता हूं तो अपने लोग मुझे कमेंट्स में गाली देते हैं कि आप जो है वो इजराइल की तारीफ कर रहे हैं। इससे निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर फिर एक और नई चीज आती है। एक होती है जायोनिस्ट लॉबी, यहूदी कट्टरपंथी, जो अमेरिका की बड़ी पोस्ट पर है, अपना पैसा उठाकर अमेरिका के अंदर ये मैनिपुलेशन करते हैं, चीजों को अपनी जकड़ और पकड़ में बनाते। एक है क्रिश्चियन जायोनिस्ट लॉबी। ये ट्रम्प की सीधी आलोचना नहीं करते। ये इनका जो वोटर बेस है वो ट्रम्प की तरफ बहुत ज्यादा है, तो उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए। क्रिश्चियन है, लेकिन इनका ये मानना है कि जो जायोनिस्ट कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, वो नहीं होगा तो पूरे दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा, क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये क्रिश्चियन जायोनिस्ट लॉबी है जो जायोनिस्ट लोगों की मदद करती है। वो चाहता है कि इसे जेडी वांस एग्रीमेंट कहा जाए, यानी अगर डील नाकाम हो तो ट्रम्प बच जाए, जेडी वांस को दोष दे दो, ऐसा उन्होंने वो चाहते हैं। दूसरा, ये बहुत शातिर दाव है, बहुत शातिर दाव। लेकिन अगर अमेरिका अगर अमेरिका की पूरी राजनीति को पैसे से खरीदा जा सकता है, तो मेरा एक सवाल है कि ईरान क्यों नहीं खरीद सकता? मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता, जिससे दुनिया के 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। समझौते में लिखा है कि 60 दिन ये बिना किसी टोल के खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद ओमान ऑन बिहाफ ऑफ ईरान एंड ओमान एक सेवा शुल्क, एक सर्विस चार्ज लगाएगा। और अमेरिका ने इस पर रजामंदी दे दी है, यानी टोल तो लगेगा लेकिन अब उसका नाम बदल जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता, वहां पर बैरल अगर आप नहीं पैसा दोगे तो आपको आगे जाने का इख्तियार नहीं होगा। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ईरान ने ट्रंप के साथ या तो डील कर ली है, या ये डील होने वाली है कि इस टोल में से जो पैसा आएगा उसका जो एक टुकड़ा है वो ट्रंप के खाते में जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है, शायद ये डील ना हुई हो, शायद ये डील होने वाली हो, या इसका एक और तरीका है। यहूदी जायनिस्ट, बहुत सारे यहूदी बहुत अच्छे भी हैं, तो जायनिस्ट लॉबी वो क्या करती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खरीदने की कोशिश करती है, उनके एम्पायर को बढ़ाकर। यानी एक मिसाल देता हूं मैं, कजाकिस्तान ने अमेरिका को एक बार लिखा था कि भाई हमारे पास टंगस्टन बहुत ज़्यादा है, हम अमेरिका की सबसे बड़ी टंगस्टन की माइन को यहाँ बुलाना चाहते हैं कि वो कजाकिस्तान में आए और टंगस्टन निकाले। एक हफ्ता लगा अमेरिका को रिस्पॉन्ड करने में, फिर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी ने कजाकिस्तान के टंगस्टन माइन में इन्वेस्ट किया। उस एक हफ्ते में एरिक डोनाल्ड और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इन दोनों को उस टंगस्टन माइन जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा दिया गया। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कजाकिस्तान के इस टंगस्टन में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया। तो बहुत सुनने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही सैंक्शन हटेंगे, रॉ मटेरियल, गैस, पेट्रोलियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, कॉपर इतना है ईरान में, और वो सैंक्शंस की वजह से आज तक बचा रह गया।
तो यूरोप और कनाडा और अमेरिका की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां तेजी से ईरान के साथ डील साइन करेगी, तो इसमें ईरान के हक में है। हमारे यहाँ से नाल्को और हिंदाल्को को बुलाया था कि आप यहाँ आइए और एल्यूमीनियम बनाइए, मेरे पास इतना एल्यूमीनियम है, तो यहीं से बनाकर बेचिए। तेजी से ये डील साइन होंगी और ईरान अगर इशारा कर दे ट्रंप को, और एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इन कंपनीज के बोर्ड ऑफ मेंबर में आ जाए और ईरान कह दे कि हम उन्हीं कंपनीज को यहाँ इन्वेस्ट करने देंगे, इससे ईरान का एक बहुत बड़ा फायदा है। ये जो ईरान के पास अभी एलाइज की कमी है ना, वो कमी पूरी हो जाएगी। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जाने तो नहीं देंगे, फिर वो ऑन बिहाफ ऑफ ईरान वो लॉबी करेंगे। और अगर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के एम्पायर को संभालने वाले उनकी फैमिली के लोग बैठे होंगे, तो फिर उनका ये इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो ईरान भी सुरक्षित हो गया, ईरान जो है वो भी बिल्कुल सिक्योर हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गया, ये डील सही से आगे बढ़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिवर्स लॉबिंग हो गई। जो पैसा उनको ज़ायनिस्ट लॉबी देती थी, उससे ज़्यादा वो टोल के अंदर एक टुकड़ा रखकर, और उससे ज़्यादा वो जो है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने बच्चों को बिठाकर कमा लेंगे। सॉरी, कलयुग में आपका स्वागत है, यहाँ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर ये एक सवाल आता है कि ये डील कराई किसने? तो हमारे यहाँ बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान ने डील करा दी, पाकिस्तान ने डील करा दी। देखिए, 2 लेवल्स पर ये डील हुई है। पाकिस्तान ने ईरान के मॉडरेट लीडरशिप से बात की, उनके जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, वहां तक पाकिस्तान की बहुत अच्छी पहुंच है। लेकिन IRGC के जो कट्टरपंथी हैं उनसे पाकिस्तान की आर्मी की नहीं बनती है। IRGC और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की ISI के बीच में तनाव बहुत पुराना है, शिया सुन्नी मतभेद है। इसलिए हार्डलाइनर्स कट्टरपंथियों से कतर ने बात की है। कतर असली किंग मेकर है जिसने IRGC को समझाया। और जो वो लोग हैं अपना पाकिस्तान है, उन्होंने इनकी मॉडरेट लीडरशिप से बात की। तो 2 समझौते हुए हैं, एक है जो दिखता नहीं है और एक है जो दिखाई देता है। हुए 2 समझौते, मतलब हिजबुल्ला, हूतियों, हमास, इनका नाम दिखाने वाले किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन इनके लिए इनका नाम लेकर पीछे कोई कहीं खुले समझौते हुए हैं। और ये स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी बात है कि कैमरे की नजर से ओझल रखा है बहुत सारी चीज को। अब इसमें से गजा का नाम गायब है। क्यों? ईरानियन से पूछो तो वो कहते हैं कि गजा, ट्रंप से उन्होंने अपना एग्रीमेंट पहले ही, सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी मंजूरी दे दी है। तो ईरान ये कह रहा है कि गजा अब हमारे अम्ब्रेला में नहीं, वो ट्रंप के अम्ब्रेला में ऑलरेडी है। यानी ईरान ने चुपचाप हमास को एक तरफ कर दिया, कोई बयान बिना दिए। अब होना क्या चाहिए यहाँ से आगे? बहुत सुनने वाली बात है। ईरान ने इन 60 दिनों का फायदा उठाकर डील पर डील साइन करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी, यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कॉरपोरेशंस के साथ, क्योंकि उनका स्टेक अगर ईरान में आ जाएगा तो आजकल पॉलिटिक्स को बिजनेस डिक्टेट करता है। सिर्फ एक चाइना है जहां बिजनेस वालों की पॉलिटिक्स पर कोई पहुंच नहीं है, पॉलिटिक्स को बिजनेस डिक्टेट करता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज्यादा आपको एलाइज मिलेंगे, उतना आपके कुछ खोने का डर कम होगा। ये असली जमानत है। कागज पर लिखे वादे कोई हैसियत नहीं रखते। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब तक दुनिया के आपसे नहीं जुड़ जाते, और ये बात आपकी कम्युनिटी के लिए भी लागू होती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब तक दुनिया के आपसे नहीं जुड़ जाते। यूरोप इस मौके को पहचान रहा है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ईरान ने बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया किसकी तरफ है? तो इंडिया ने $120 मिलियन छाबहार करके जो उनका पोर्ट है उसमें इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद सैंक्शंस लगे, उनका पैसा अभी तक फंसा हुआ है। सैंक्शंस की वजह से इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब जब ईरान खुलेगा तो नेचुरली इंडिया जो है वो डील का हिमायती बन जाएगा। उसकी मर्जी हो ना हो, उसकी मजबूरी है, उसको अपना पैसा वापस लाने के लिए भारत को ईरान के साथ चलना होगा। और यहीं पर हो सकता है कि कल को इंडिया को मीडिएट करना पड़े, जो कि इजराइल की तरफ झुका हुआ है। आपको पता है ये बात, पैलेस्टीन के, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि पैलेस्टीन के जीनोसाइड में इंडिया के बहुत ज़्यादा हथियार बिके हैं। मुझे नहीं पता इसकी क्या सच्चाई है, पर दिल कहता है मैं नहीं मानना चाहता। ईरान की जो असली क्षमता है
ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मेरे आगे के लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा कि 1992 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उनके मिसाइल इंजीनियर्स को ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर्स लिया था। ईरान के पास सिर्फ तेल नहीं है, वो एक वाहिद मुल्क है, प्रोफेसर कहते हैं, वो एक वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है जिसके पास तेल भी है और दिमाग भी है, एक पढ़ी लिखी आबादी भी है। देखिए ये पढ़ी लिखी आबादी, ये इंजीनियर और डॉक्टर्स और रिसर्च साइंटिस्ट। दुबई की जो चकाचौंध है ना, वो पैसा अट्रैक्ट करके बोरो की हुई, खरीदी हुई है। दुबई की चकाचौंध इसलिए भी थी क्योंकि ईरान बंद था। अगर ईरान खुल जाए तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और आईआरजीसी, एक सवाल है कि आईआरजीसी क्यों रोकना चाहेगी इस डील को। आईआरजीसी इसलिए इस डील को रोकना चाहती है क्योंकि आईआरजीसी टोल में से एक हिस्सा लेती है। जैसे कस्टम में आपका माल फंस गया, आपके पास माल निकालने का आदेश नहीं है, तो आप कस्टम ऑफिसर को कुछ खिला पिला कर अपना माल निकाल सकते, कंसाइनमेंट निकाल सकते। ऐसे जितनी देर ब्लॉकेट लगा होता है, आईआरजीसी को पैसा देकर लोग अपने ऑयल, और बीच में आपने देखा ना ऑयल और गैस के टैंकर्स जो वहां से निकल, वो आईआरजीसी को पैसा खिला रहे। ये एक अनऑफिशियल इकोनॉमी को उसको छोड़ना होगा, उसको सेल्फिश से ज्यादा पैट्रियट बनना होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी जबरदस्त चीज है। फॉरेन पॉलिसी कहती है बड़ी जबरदस्त चीज कि अमेरिका की ये हार वियतनाम से बड़ी हार है। 300 से ज्यादा अरब डॉलर उसने दिए हैं, 325 के आसपास अरब डॉलर उसने दिए हैं। और अमेरिका तो मतलब ये पूरी घटना कुरान की एक आयत है, युसरी युसरा। ईरान के लिए अगर राहत है तो अमेरिका की बादशाहत का खात्मा है। आइए कैसे, अगले लेक्चर में बताता हूँ।